नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स में 16 मई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज लाइक UPPCS, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP एंड बैंकिंग सर्विसेज के करंट अफेयर्स के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स में। तो नेशनल अफेयर में पहली खबर है, इंक्रीज गैप इन कोविशील्ड डोजेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 मई से 18 प्लस यानी 45 वर्ष से पहले 18 से लेकर 45 यानी 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण स्टार्ट किया गया। तो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है, यानी वैक्सीनेशन कैंपेन पूरे देश में यह चल रहा है। तो यह 1 मई से 18 प्लस वालों को टीकाकरण किया जा रहा था। हालांकि बीच में कई राज्यों से खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन नहीं होने की वजह से टीकाकरण को रोक दिया गया था। तो इस तरह से इसी बीच कोविशील्ड वैक्सीन की जो दूसरी डोज लगवाने में के जो समयावधि है, यह जो है कह सकते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन का जो टाइम पीरियड है उसे चेंज किया गया। और यह कब किया गया? 14 मई को, यानी मध्य रात्रि में कोविशील्ड की दूसरी डोज के समय को बढ़ा दिया गया है। तो वह बढ़ा करके क्या कर दिया गया है? हालांकि यह पहले 28 दिनों का था। जैसे कि अभी आप लोगों ने जो 14 मई के पहले लगवाया होगा तो उसमें 28 दिन के बाद दूसरी डोज का दिया गया होगा, लेकिन यह अंतराल पहले से ही एस्ट्रोजेनेका कंपनी ने 4 to 12 वीक के गैप की सिफारिश कर चुका था। तो द कोविशील्ड वैक्सीन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन इंडिया। तो यानी भारत में कौन इस बना रहा है इसे? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी अडार पूनावाला इसके CEO हैं। तो कोविशील्ड वैक्सीन को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रोजेनेका ने, यानी एस्ट्रोजेनेका एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यह दोनों ने मिलकर तैयार किया है। इसीलिए इसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन भी कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है। तो एस्ट्रोजेनेका ने इसके लिए 4 से 12 सप्ताह का सिफारिश किया था। तो दोस्तों, कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का जो अब गैप बना दिया गया है वह 12 वीक का हो गया है। ये सीधे सीधे याद रखिएगा, 12 सप्ताह का। वहीं दूसरा टीका जो कोवैक्सीन है उसकी 2 डोज में जो गैप है वो 4 से 8 वीक का रखा गया है। तो और भारत बायोटेक तथा सीरम इंस्टीट्यूट देश में 2 प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं। तो ये सीधे सीधे यह ध्यान रखेंगे, इस पर हम लोग बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कौन बनाता है, इसके CEO कौन है। तो एस्ट्रोजेनेका, इसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका भी कहते हैं कोविशील्ड को। तो इसका गैप क्या कर दिया गया? 28 डेज से बढ़ा करके क्या कर दिया गया? 12 वीक। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह मेन बिंदु है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। प्रिपरेशन टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन फ्रॉम जियोलाइट इन इंडिया, यानी ऑक्सीजन बनाने के लिए जियोलाइट नामक खनिज की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो है तैयार है भारत, इसके तैयार कर रहा है। किसके माध्यम से? जियोलाइट के माध्यम से। तो देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए DRDO जियोलाइट से ऑक्सीजन पैदा करने की तैयारी कर रहा है। तो इस खनिज का इस्तेमाल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले संयंत्र में होता है। तो जियोलाइट को विदेशों से मंगाने के लिए यानी इंपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। तो कोरोना वायरस की जो दूसरी खौफनाक लहर है, इसके दौरान DRDO ने कई अस्पतालों में तेजस ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए हैं। इवन बीच में हम लोगों ने खबर में ही चर्चा किया था कि PM केयर फंड से 500 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। तो यह DRDO कार्य कर रहा है। तो इस पर जो है याद रखना कि इसके बाद DRDO ने एयर इंडिया को दुनिया के कई देशों से जियोलाइट लाने का ऑर्डर भी दिया है। इवन आज ही एयर इंडिया के 2 विमान रोम से, कहां से? रोम से जो है 35 टन जियोलाइट बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया है लेकर के। तो इसमें जो टेक्निक है उसको कहते हैं प्रेशर स्विंग
अब्जॉर्प्शन यानी पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों में जियोलाइट का, यानी यह पूछ लेगा कि ऑक्सीजन संयंत्रों में किस खनिज का प्रयोग किया जा रहा है, तो जियोलाइट का यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों यह जियोलाइट मतलब अभी इसके बारे में हम बात करते हैं, तो भारत सरकार ने देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से जियोलाइट आयात करने की प्रक्रिया में है, ऐसा सरकार ने मंजूरी दे दी है। और नेक्स्ट वीक में बात की जा रही है कि अमेरिका, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है, डायमंड कटिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। जापान की कैपिटल टोक्यो से जियोलाइट की खेप लाने के लिए एयर इंडिया की चार्टर उड़ानें निर्धारित की गई हैं। दोस्तों ये जियोलाइट है क्या? तो जियोलाइट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर मेड ऑफ सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन दैट आर मेनली यूज टू लाइटन हैवी वाटर, यानी इसका जो प्रयोग किया जाता है मुख्यतः भारी पानी को हल्का करने के लिए किया जाता है। इन इंडिया दीज मिनरल आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ राजमहल की पहाड़ियां। तो दोस्तों राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल गारो गैप बीच में पड़ जाता है, तो गारो, खासी और जैंतिया, तो दीज आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो राजमहल की पहाड़ियां यहां पर हैं, यानी पश्चिम बंगाल में हैं। और दोस्तों फिर काठियावाड़ के गिरनार पर्वत, तो काठियावाड़ कोस्ट कहाँ है, यहाँ पर है। और दक्षिण ट्रैप यानी यह पूरा दक्कन ट्रैप कह सकते हैं, तो इन क्षेत्रों में भी यह खनिज पाया जाता है। और इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बी हाइव, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान ये चट्टानों में पाए जाते हैं। इट इज यूज्ड इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड मेडिसिन्स, यानी इसका पेट्रो रसायन उद्योगों और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इट इज फाउंड एक्सटेंसिवली इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज नेचुरल फॉर्म ऑफ मिनरल, यानी प्राकृतिक रूप में दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में यह पाया जाता है। इसको कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। तो जियोलाइट प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका इंडस्ट्रियल यानी कह सकते हैं मास प्रोड्यूस इंडस्ट्रियली, यानी औद्योगिक रूप से यह उत्पादित किए जाते हैं। तो यह पॉइंट फिर ध्यान रखेंगे। और जियोलाइट का निर्माण करने के लिए कच्चे माल के रूप में सिलिका एंड एल्युमिनियम की जरूरत पड़ती है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्रचुर खनिज घटकों में से। जैसे याद हो तो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में अगर हम बात करें तो क्रस्ट है, मेंटल है एंड कोर है। तो इसको अगर इस तरह से भी बात करें तो सियाल, सीमा और निफे। तो ऊपरी परत क्या है, सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम। दूसरी परत क्या है, सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, और निफे मतलब निकिल और फेरस। तो इस तरह से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यह भारी मात्रा में पानी को सोख लेता है, यानी इट इज एब्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सो ऑन रैपिड हीटिंग इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, यानी तेजी से गर्म करने पर यह बहुत अधिक मात्रा में भाप के रूप में पानी उत्पन्न करता है। द मोस्ट कॉमन जियोलाइट मिनरल आर, इसको कह सकते हैं स्टिलबाइट, फिलिप्साइट, नेट्रोलाइट एंड चापजाइट एंड ह्यूलैंडाइट। तो ये भी नाम दे सकता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स में हम बात करेंगे अमेरिका पार्टनर्ड विथ इंडिया फॉर रिन्यूएबल एनर्जी गोल, यानी अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण मामलों के संरक्षण, जो कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों पर अमेरिका के जो विशेष दूत हैं, यहां पर देखिए बैठे हैं मास्क लगा के, जॉन केरी का नाम सुना होगा। इन्होंने कहा है कि अमेरिका ने भारत के साथ 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए में मदद के लिए जलवायु परिवर्तन पर उसके साथ पार्टनरशिप की है। और उन्होंने अमेरिकी सांसदों से कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें अमेरिका उसके साथ साझेदारी कर रहा है। केरी ने यह भी कहा कि भारत के पास इसके लिए पर्याप्त निधि और प्रौद्योगिकी नहीं है, यानी कह सकते हैं कि इंडिया हैज नॉट हैव सफिशिएंट फंड एंड टेक्नोलॉजी फॉर दिस, तो यूएस विल हेल्प बी इंपॉर्टेंट इन अचीविंग द इंडियन गोल, यानी अमेरिका यहां पर हेल्प करेगा इस भारतीय लक्ष्य को प्राप्त करने में। अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, यह जॉन केरी का कहना है। जॉन केरी ने एक जवाब में यह बोला है कि
जितना कार्बन उत्सर्जन हम सब देश मिलकर करते हैं, अकेला चीन उससे भी अधिक उत्सर्जन करता है। तो इसलिए चीन का साथ आना भी जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा, यदि चीन इस वैश्विक प्रयासों में शामिल नहीं होता है और इसका हिस्सा नहीं बनता है, तो अमेरिका और दुनिया के शेष देश अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। और जॉन केरी ने भारत के इस प्रयासों का बहुत ही सराहना की है। और भारत के प्रधानमंत्री निरंतर पर्यावरण को देखते हुए अक्षय ऊर्जा के स्रोतों की बात वह लगभग हर अपनी मीटिंग में, चाहे वह राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हो, वहां वह इन बातों को जरूर उठाते हैं। तो यह भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो खबर है वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज से संबंधित, उसमें हम बात करेंगे रमेश पवार बिकम द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो रमेश पवार यह इनको पूर्व स्पिनर रहे हैं, तो इन्होंने WV रामन की जगह लिया है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इनको कोच नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी यह रह चुके हैं, लेकिन 2018 में T20 वर्ल्ड कप के बाद सीनियर खिलाड़ी मिताली राज का नाम तो सुना ही होगा, उनके साथ इनका विवाद हो गया था, जिसकी वजह से यह सस्पेंड कर दिए गए थे। तो पवार की जो उम्मीदवारी पर सुलक्षणा नाइक, मदन लाल और रुद्र प्रताप सिंह की 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्वसम्मत से सहमति व्यक्त की। और दोस्तों याद रखना, BCCI जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, जिन्हें दादा कहते थे, बहुत ही महान बैट्समैन, महान कैप्टन रह चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। और सेक्रेटरी जय शाह साहब हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी BCCI की। ये भी 3-4 फैक्ट हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, तासी यांगजोम, याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। तो 2021 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कहां? 2021 की। तो केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और ये कहां से आते हैं रिजिजू साहब? अरुणाचल प्रदेश से ही आते हैं। तो उन्होंने बधाई दी हुई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स से एवरेस्ट फतह करने वाली 9वीं पर्वतारोही हैं। उन्होंने कहा, यह बताया है। कौन? यह जो है ताशी यांगजोम, ये नाम याद रखिएगा। यह पहली भारतीय महिला बन गई है 2021 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली। तो ध्यान रखेंगे, ये दोनों फैक्ट हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्चेज डिगी गोल्ड। दोस्तों अक्षय तृतीया अभी आया था, तो उस पर लोग सोना खरीदने की बातें की जाती हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड की शुरुआत कर दी है। यानी एयरटेल पेमेंट बैंक हैज लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड फॉर इट्स कस्टमर टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। किसमें इन्वेस्ट करने के लिए? गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो डिजी गोल्ड को डिजिटल गोल्ड के प्रदाता सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है, यानी पार्टनरशिप विथ सेफ गोल्ड। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और डिजी गोल्ड के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट के ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप का इस्तेमाल करके 24K सोने में निवेश कर सकते हैं। एंड कंपनी ने यह भी कहा कि ग्राहक अपने परिवार और दोस्तों को डिजी गोल्ड भी गिफ्ट कर सकते हैं जिनका एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट है। साथ ही साथ इसमें कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू की जरूरत नहीं है। और दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में अपनी सेविंग डिजिटल लिमिट को RBI के गाइडलाइन के अनुसार 2 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। इसके बीच जो जमा रहेगा 1 से 2 लाख रुपए के बीच 6% की बढ़ी हुई ब्याज दर यह प्रदान करता है। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी और इसकी CEO MD नुब्रता विश्वास हैं। ये भी फैक्ट है, ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है स्पोर्ट न्यूज में, अर्जुन भुल्लर ऑफ इंडियन ओरिजिन विंस
वर्ल्ड टाइटल इन MMA। MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट इसको कहा जाता है। तो कनाडा के अर्जुन सिंह भुल्लर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। और यह कारनामा करने वाले वह भारतीय मूल के पहले मिश्रित मार्शल आर्ट हैं, यानी MMA फाइटर बने हैं। और इस जीत के साथ अर्जुन ने फिलीपींस मूल के अमेरिकी वेरा को 5 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ दिया है। तो अर्जुन पहलवानी से इस पेशेवर कुश्ती में आए थे। ये इनका चित्र है, ध्यान रखेंगे। और 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता था। और साथ ही 2012 में लंदन में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय मूल के पहले यह पहलवान बने थे। इन्होंने 2015 में UFC फाइट भी जीती थी और पहले भारतीय मूल के फाइटर बने थे वह ऐसा करने वाले। महिला वर्ग में रितु फोगाट को BN ग्यूएन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है, मैकग्रेगर हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्लेयर विथ 1324 मिलियन। दिग्गज MMA फाइटर यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट मैकग्रेगर दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। तो फोर्ब्स मैगजीन ने 2020 की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 एथलीटों की सूची जारी की है। इसमें आयरलैंड का यह 32 ईयर ओल्ड MMA फाइटर, जिसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर, करीब 1324 करोड़ रुपए की कमाई के साथ शीर्ष पर है। दोस्तों यह पिछले साल सिर्फ एक मुकाबले खेला जिसमें जीत पर उन्हें करीब 162 करोड़ यानी 162 करोड़ रुपए मिले थे ये, और 1162 करोड़ रुपए मैदान के बाहर अन्य स्रोत से कमाए थे। तो वह टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर और गोल्फर टाइगर वुड्स के बाद दुनिया के सिर्फ थर्ड ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने एक वर्ष में 515 करोड़ रुपए या उससे अधिक की कमाई मैदान के बाहर से की है। फुटबॉलर लियोनेल मैसी करीब 956 करोड़ रुपए के साथ दूसरे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 882 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। पिछले साल शीर्ष स्थान पर रहने वाले रोजर फेडरर 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। और यह देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है टॉप 10, यह नाम याद रखिएगा। इसमें लियोनेल मैसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डॉक प्रेस्कॉट, लेब्रॉन जेम्स, नेमार, ये भी फुटबॉलर हैं, रोजर फेडरर 7वें पायदान पर चले गए हैं। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 के, टॉम ब्रैंडी, केविन ड्यूरंट, इस तरह से टॉप 10 है। ये टॉप 5 कम से कम याद रखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस की, इंपॉर्टेंट डेज में। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे की। आज 16 मई को यह मनाया जाता है हर साल। तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस हर साल 16 मई को भारत एवं विश्व द्वारा मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है, कृषि पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण महिला सतत उद्यमिता के अवसर, यानी रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म, याद रखेंगे। और कृषि पर्यटन है क्या, तो इसके अंतर्गत शहरी पर्यटक किसानों के घर में रहते हैं, वहां पर वह अपना जीवन बसर करते हैं एज ए पर्यटक के रूप में। फिर इस दौरान वे कृषि की सभी गतिविधियों की जानकारी जुटाते हैं, ट्रैक्टर से घूमते हैं, बैलगाड़ी की सवारी करते हैं। इसके अलावा पर्यटक स्थानीय लोकगीतों, नृत्यों का जो जहां पर रुका हुआ है, तो उस तरह से वह उसका आनंद उठाते हैं। तो यह जो है पर्यटक फिर ताजा कृषि उपज को भी खरीदते हैं, यानी जिस क्षेत्र में वो लोग रुके हुए हैं उस क्षेत्र की स्थानीय फसलों का उत्पादन जो किया जाता है उसको भी वो खरीद कर ले जाते हैं। इससे किसानों का एक अतिरिक्त आय का जो है बढ़ जाती है। और साथ ही साथ वहाँ के स्थानीय किसानों के जो युवा लोग हैं, बच्चे, उनको रोजगार एज ए गाइड के, टूरिस्ट गाइड के रूप में रोजगार मिल जाता है और रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो महाराष्ट्र देश में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने वाला बहुत ही अग्रणी राज्य है। उसने इस पर जो है बहुत सारा कार्य किया है। उसने जो है एग्रो टूरिज्म पॉलिसी सितंबर 2020 में पारित किया था और इसका उद्देश्य यह है कि पर्यटकों को खेती का आनंद प्रदान करना और किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करना, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। कल हम लोग 52
महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की चर्चा किए थे। आज हम चर्चा करेंगे उसके आगे। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे। तो यह जो है चुनाव आयोग ने अपने संविधान के अनुच्छेद 326 यानी चुनाव आयोग 324 से लेकर 329 के बीच में भारत का एक चुनाव आयोग होगा, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो इसमें जो है मतदाता की जो आयु थी 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में। इसके बाद 71 एक साथ साथ याद रखिएगा यहीं पर 69वां भी। तो 69वें में केंद्र शासित राज्य जो दिल्ली था उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था इन 1991 में 69 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। और यही 70वां भी याद रखिएगा, 70वां संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली और पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण किया गया था इसी संशोधन के तहत। और दोस्तों 71वां संविधान संशोधन, इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली यानी KMN याद रखेंगे। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? कोंकण तट कहाँ है? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्र में। मणिपुरी मणिपुर में। नेपाली नेपाल से सटे हुए उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट है, तो अब ये जो है 71वें संविधान संशोधन के बाद कितनी हो गई थी? 15वां जो 21वां संविधान, 3 संशोधन याद रखिएगा, 21, 71 एंड 92। तो 71 के तहत 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 18। अब इसके आगे हम 92 की चर्चा करेंगे। तो 73rd में क्या हुआ? पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची जोड़कर बनाया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, यानी संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया जिसको पंचायत नाम दिया गया, और इसमें 29 विषय जोड़े गए याद रखिएगा। और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसमें 9 का के तहत यानी 9A के तहत इसको जोड़ा गया, और इसमें 18 जो है सब्जेक्ट जोड़े गए, ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, और 2010 से इसको लागू किया गया, राइट टू एजुकेशन। अब सोचिए, शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, अगर उसको इससे कोई वंचित करता है तो वह उसके खिलाफ न्यायालय जा सकता है। और नेक्स्ट है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, याद रखिएगा। 91st में क्या होता था? पहले मंत्रालय का आकार बहुत बड़ा हो जाता था, इसी को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% कर दिया गया, ये याद रखेंगे। तो इस तरह से संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता निर्हक करार करता है तो ऐसे सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए यह निर्हरक हो जाएगा, यानी हटा दिया जाता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट जोड़े गए थे, यह बिंदु याद रखिएगा। 91st और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने क्या बताया? DBMS याद रखना, DBMS, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो डोगरी जो है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, बोडो असम में बोली जाती है, मैथिली बिहार में और संथाली झारखंड में। तो इस तरह से यह 4 भाषाओं को जोड़ा गया, याद हो जाएगा। तो यह यहां तक आज हमने किया, एक दिन और लेंगे और जो वर्तमान तक जो संशोधन हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, तो जो कि आप लोग बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं, कुछ लोग प्रश्न भी करते हैं। जैसे 14 तारीख को ज्योति गर्ग ने प्रश्न किया था कि सर ये चक्रवातों के नाम क्यों रखे जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। पहले आप लोगों के नाम ले लेता हूं। तो इस तरह से आज उत्तर देने वालों में जो हैं गोलू पासवान, विनोद जायसवाल, दिलीप कुमार, चंदन कुमार, रेणु बाला, मधु आशुतोष, ज्योति गर्ग, रोली सरोज, अनुराग उपाध्याय, एवी इनसाइट, ध्रुव पारिक, हेमंत शर्मा, आयशा रहमान, सूरज उपाध्याय, श्रवण खालिंग, अनुपम मौर्य, तोहफा सबा तस्कीन, राहुल कुमार मीना, रॉक स्टार, विवेक यादव, उत्कर्षणी पांडे, सतीश कुमार,
अनुधामा। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। और दोस्तों इसमें जो है 14 तारीख वाले में एक प्रश्न पूछा गया था, मैं देख नहीं पाया था, तो इसलिए आज आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि चक्रवातों के नाम, जैसे अभी देख रहे हैं कि अपने यह अरब सागर पर चक्रवात यानी पश्चिमी तट पर आया हुआ है, तो केरल, कर्नाटक, यह जो है गुजरात, इन सब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं यह चक्रवात का नामकरण किसने किया था, तो यह जो तौकते चक्रवात है इसको म्यांमार ने दिया है। तो अब जो है तो यह नाम दिया गया है, तो यह तूफानों के नाम हैं। इसके बाद ओमान में यास आएगा, पाकिस्तान से गुलाम नाम के सूचीबद्ध किए गए हैं। तो इसमें ये चक्रवातों का यानी क्यों चक्रवातों का नामकरण किया जाता है, इसके पीछे वजह क्या है, तो वैज्ञानिक इसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट करते हैं। जैसे तौकते नाम म्यांमार ने दिया, हमने बताया भी था, इसका शाब्दिक अर्थ है अधिक शोर करने वाली छिपकली। तो इसकी जो शुरुआत अगर बात की जाए, जैसे अटलांटिक महासागर में 1953 से शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह जबकि हिंद महासागर जो अपने क्षेत्र में यहाँ पर, तो हिंद महासागर से सटे जो देश हैं, तो पहले 8 देशों ने यह स्टार्ट किया था। 2004 से यह स्टार्ट किया गया था नाम, ये ध्यान रखेंगे। तो इन 8 देशों में जैसे हमारा भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल थे। लेकिन 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन को भी जोड़ दिया गया। तो यदि किसी तूफान के आने की आशंका बनती है तो अब यह 13 देश नामकरण कहां के, हिंद महासागर में, ये ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी तूफान आते हैं यही 13 देश इसका नामकरण करते हैं। अब इसमें आपका प्रश्न आता है कि नामकरण क्यों करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो नामकरण करने वाली एक समिति होती है, तो इसमें देशों के नाम की सूची दी जाती है। तो यह अल्फाबेटिकल होता है, जैसे ए से कौन सा नाम है, कौन से देश इन 13 देशों में, बी से कौन सा, बी में क्या है, जैसे अल्फाबेटिकल में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बांग्लादेश आएगा, फिर हमारा भारत आएगा, इसी तरह से आई से ईरान आएगा, तो ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। तो इन चक्रवातों का नामकरण किया जाता है और चक्रवातों का नामकरण करके हर बार अलग देश का नंबर आता है और इसी तरह से यह चक्र चलता रहता है। तो यह चक्र चलता रहता है। अब जैसे आप देखिए कि म्यांमार है, एम से क्या हो गया म्यांमार, तो तौकते दिया है। इसके बाद जो चक्रवात आएगा तो MNO, तो ओ से क्या है, ओमान देश है, तो वह यास नामक चक्रवात उसने नामकरण किया है। फिर पाकिस्तान अब पी आएगा तो गुलाब नाम से जो है सूचीबद्ध किया गया है। तो बीते साल अप्रैल में ही नामों की सूची स्वीकृत की जाती है। तो यह जो है पुरानी सूची में जैसे अम्फन चक्रवात सुना होगा आप लोगों ने, सबसे अंतिम था, तो उसके बाद ये जो आ रहे हैं, तो नई सूची में जो नाम शामिल हैं तो आगामी 25 ईयर के लिए ये 25 सालों को लेकर के एक सूची बनाई जाती है। तो इन्हीं नामों में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम रखे जाते हैं। तो नई सूची में जैसे देशों ने नाम दिए हैं, जैसे हमारे भारत ने जो नाम दिया है तो उसमें गति है, तेज है, मुरासू है, आग है, नीर है, प्रभंजन है, घुर्नी है, अम्बुद है, जलाधि है और वेग। तो ये सब आने वाले दिनों में इनके नाम आप सुनेंगे। जबकि बांग्लादेश ने अर्नब दिया है, कतर ने जो है शाहीन व बहार दिया है, इसी तरह से पाकिस्तान ने लुलू दिया हुआ है, म्यांमार ने पिंकू नाम दिया है। तो ये सब आएंगे। तो आगामी 25 सालों के लिए बनी इस सूची को बनाते समय यह माना जाता है कि हर साल कम से कम 5 से 6 चक्रवात आते हैं। तो इसी आधार पर इन सूची में नामों की संख्या तय की जाती है। इससे पहले चर्चा में रहे तूफान हेलेन, तो उसको बांग्लादेश ने दिया था। नानुक सुना होगा, म्यांमार ने दिया था। हुदहुद ओमान ने दिया था, ये पक्षी के नाम पे था। नीलोफर जो है और वर्दा का नाम पाकिस्तान ने दिया था। मेकुनु एक आया था, उसको मालदीव ने दिया था। और बंगाल की खाड़ी में चले तूफान तितली सुना रहा होगा, हम ही ने क्लास में लिया था, तो उसको पाकिस्तान ने दिया था। तो इस तरह से नाम दिए जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह के प्रश्न जो भी रहा करें आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, तो हम लोग लास्ट में यह डिस्कस कर लिया करेंगे। अब आते हैं आज के प्रश्न में। पहला प्रश्न है, बाई हाउ मेनी वीक्स हैज द इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन बीन रिसेंटली इंक्रीज फ्रॉम 28 डेज, यानी 28 दिन से बढ़ाकर कितने हफ्ते कर दिया गया है, 6 वीक, 8 वीक, 10 वीक या 12 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द इंपोर्ट ऑफ विच मिनरल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड
टू बूस्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द कंट्री। यानी भारत सरकार जो है देश ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से किस खनिज को आयात करने की मंजूरी दी है? जियोलाइट, बॉक्साइट, ग्रेफाइट या जिप्सम? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंडिया ऑन climate change to help it achieve its 450 gigawatt renewable energy generation target? तो ब्राजील, मैक्सिको, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has recently been appointed as the head coach of the Indian women's cricket team? रमेश पवार, अजय रात्रा, पूनम रानी, अंजुम चोपड़ा? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, Tasi Yangjom became the first Indian woman to conquer the world's highest peak, Mount Everest, in 2021. She is from which state? किस राज्य की हैं? मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक लोकेटेड? कहां अवस्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग टॉप 10 एथलीट्स ऑफ द ईयर 220 in the Forbes magazine? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Dak Prescott, Conor McGregor? And next question है, when is World Agri Tourism Day celebrated? 13th, 14th में, 15th में या 16th में? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, डीबीएमएस बताया था, याद रखिएगा, तो किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिससे कि वर्तमान में 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हैं? 65, 72, 91 या 92? नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज सिस्टम वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो 52nd, 71st, 72 एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।